हेलो नमस्कार साथियों। आज अपन श्वसन तंत्र के बारे में बात करते हैं। श्वसन तंत्र की जो पिछली कक्षा में अपन ने अध्ययन कर लिया था कि किस तरह से एक्सचेंज होता है और किस तरह से अपने गैसों का जो परिवहन भी पढ़ लिया था। उसमें अपने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो पढ़ लिया था, लेकिन अपने को कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन होगा। आप लोगों को ये तो भली भांति पता है कि ऑक्सीजन है वो जब ऊतक के अंदर जाएगी तो ऊतकों के अंदर वहां पर घटक होंगे और वो घटकों को तोड़ने का काम करेगी। अब जब घटक टूटेंगे तो अपने को एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में अपने को एनर्जी प्रोवाइड होगी। और जब अपने को एनर्जी वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी तो वहां पर कुछ अच्छा बनेगा तो कुछ वहां पर बुरा भी बनेगा। और वो बुरा बनेगा क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब CO2 वहां बन जाएगी तो ऊतकों के पास जब CO2 हो जाएगी तो ऊतक कहेंगे हमसे ये नहीं रह पाएगी, इसको यहां से आउट करना पड़ेगा। तो ये ब्लड अपने साथ बैठा के, ये ब्लड के अपने साथ बैठा के या आसपास में बाइकार्बोनेट के रूप में ये इस ब्लड के साथ ही घूमती घूमती आएगी। कहां? ऊतक क्षेत्र में आएगी। ऊतक नहीं, सॉरी, कोशिका क्षेत्र में आएगी। और जब कोशिका क्षेत्र में आएगी तो वहां पर क्या होगा? वहां पर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा इसको अपन देखते हैं। तो साथियों आइए अपन शुरुआत करते हैं। गैसों के आदान प्रदान की बात कर रहे थे। ये श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र के अंदर अपन ने पहली स्टडीज में तो पढ़ लिया था कि किस तरह से ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट होता है। अब अपन पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस तरह से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपन इसको किस तरह से ऊतक क्षेत्र से कोशिका क्षेत्र में लाएंगे। ठीक है ना? अब इसका ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो देखना इसका ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। पहला तो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। किस रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है ना? पहला तो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में, प्लाज्मा में घुल के जाएगा बाइकार्बोनेट के रूप में। ये प्लाज्मा में ही जाएगा और किसी के साथ नहीं जाएगा। बाइकार्बोनेट के रूप में। अब जो बाइकार्बोनेट के रूप में जाएगा ये जाएगा कितना? ये जाएगा 70%। हाँ 70%। अब तो 30% पीछे रहा ना। ठीक है। अब जो दूसरा नंबर है, अब ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? आपको पता है कि हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। तो जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और जब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो इसका जो है ट्रांसपोर्ट होगा और वो कितना? वो होगा 20 से 25% इसका है वो ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है साथियों। अब अपन बात करते हैं जो है तीसरा नंबर। यह है किसके साथ? ये प्लाज्मा में घुल के जाएगा। प्लाज्मा में घुलेगा, प्लाज्मा में घुलकर। और तो प्लाज्मा में घुलकर कितना? ये प्लाज्मा में घुलकर जाएगा 5 से 7%। ये 5 से 7%। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हमारे ऊतक क्षेत्र से कोशिका क्षेत्र तक इसका परिवहन होगा। ठीक है ना? तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक होगा? ट्रांसपोर्ट होगा ऊतक क्षेत्र से कोशिका क्षेत्र में इसको लाना है, क्योंकि वहां उसकी मात्रा ज्यादा ऐसा तो है नहीं वायुमंडल से अपने को ऊतक में ले जाना नहीं। ठीक है। तो अब देखना, अब अपन पहली बात करते हैं, वो करते हैं कि बाइकार्बोनेट के रूप में कैसे इसका ट्रांसपोर्ट होगा। इसके साथ साथ सभी का अपन स्टडीज कर लेंगे सामूहिक। ठीक है। तो अब देखना, अब मैं बात करता हूं किसके रूप में। अब पहला नंबर है किसका? पहला नंबर बात करते हैं इस बाइकार्बोनेट का। ये जो बाइकार्बोनेट है इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऊतक में। ठीक है, ऊतक में होगी, वहां पर एनर्जी प्रोवाइड होगी तो ये बनेगा। और इसको ये कौन कहेगा?
इसको ब्लड कहेगा ये मेरे पास तो रह नहीं सकता, मेरे पास तो ये नहीं रह सकता। ठीक है, तो क्या विसरण करो, विसरण मतलब उच्च से निम्न की ओर आएगा, और विसरण करके यहाँ कहाँ आ जाएगी, ये CO2 आ जाएगी प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर आ जाएगी, रुधिर प्लाज्मा के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये रुधिर प्लाज्मा के अंदर आ गई। अब आपको पता है कि अब रुधिर प्लाज्मा है, तो रुधिर प्लाज्मा में आपको पता है कि क्या हो गई, RBC। क्या हो गई, RBC तो होगी ना, तो क्या होगी RBC। अपन ये मानते हैं ये पूरी की पूरी क्या है, RBC है। ठीक है, ये RBC है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर CO2 के साथ कौन मिलेगा, जल मिलेगा। कौन मिलेगा, जल। जल से क्रिया होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जब जल से क्रिया होगी, तो जब जल से क्रिया हो गई, ये होगी उत्क्रमणीय। कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी, मतलब ये वापस ऐसे बन सकता है और आगे जो है कार्बनिक अम्ल भी बन सकता है। ये होगी H2CO3, इसको कहते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक एसिड। तो ये कार्बनिक एसिड बन जाएगा, और कार्बनिक एसिड कौन बनाएगा, ठीक है ना, कार्बनिक एसिड बनाएगा एक एंजाइम, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम्स है, इस एंजाइम्स के द्वारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, ये क्रिया करके किसमें बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड में बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये कार्बोनिक एसिड में अब बन गया। अब कार्बोनिक एसिड में बनने के बाद क्या होगा, ये कार्बोनिक एसिड में बनने के बाद इसमें वापस से रिवर्सिबल प्रक्रिया होके ये H प्लस में बन जाएगा। H तो क्या अलग हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है ना, ये बाइकार्बोनेट बन गया ना। अब देखना, ये है एक RBC, ये क्या है, एक RBC। इस RBC के अंदर ये प्रक्रियाएं हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से जल से क्रिया करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स के द्वारा कार्बोनिक एसिड बना, और इससे रिवर्सिबल प्रक्रिया के द्वारा कौन बन गया, H+ बन गया, और ये बाइकार्बोनेट बन गया। इसका नाम है बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस। इसका नाम है बाइकार्बोनेट, इसका नाम है बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट है, इसका कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, इसका ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मा के अंदर। ये बार प्लाज्मा है, ये क्या है, बार प्लाज्मा। इसके अंदर इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है ना, तो जब ये आयन बाहर आएगा, तो इसको संतुलित करने के लिए एक आयन कौन शिफ्ट होगा, इसमें क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगा, और इसके साथ आपको पता है NaCl तो होता है, और NaCl जब होता है प्लाज्मा के अंदर, तो Na इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है ना, Na इसके साथ मिल गया और Cl वापस इसमें चला गया, तो इसका संतुलन बना रहेगा। ठीक है ना, अब देखो, अब यह है कि जो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा कूपी का क्षेत्र में। कहाँ चला जाएगा, कूपी का क्षेत्र, मतलब फेफड़ों में चला जाएगा। तो ये कितना %, ये 70% इस रूप में जाएगा। ठीक है ना साथियों, इसमें कोई आपको इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं रहा, क्योंकि देखो इस प्रक्रिया के द्वारा अपने बाइकार्बोनेट बनाया, इसको आउट किया, और इस प्लाज्मा मिला के इसमें सोडियम मिला दिया, और इसको जो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में 70% इसको कूपिका में अपन ले गए। अब देखना, अब आपको पता है कि जो H+ यहाँ पर पड़ा है, और जो H+ है इसमें क्या हो, अब देखना, आपको पता है कि ये CO2 का हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, तो ये CO2 आएगी, CO2 आएगी, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, HbCO2 ये जुड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, ये जो ये H+ है, ये इसके साथ क्रिया करेगा, और HbCO2 ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये जो H+ है, ये किसके साथ क्रिया कर लिया, ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना है, इसके साथ क्रिया कर ली, और ये कितना आएगा, ये 20 से 25% आएगा। ठीक है ना,
अब इस प्रकार होगा तो ये 20 से 25% के रूप में ये जो है इसका चला जाएगी कहाँ, कूपिका क्षेत्र में। कहाँ चली जाएगी, ये कूपिका क्षेत्र में चली जाएगी किसके रूप में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। अब आपको पता है एक तो है प्लाज्मा में क्या घुल के जाएगा, और वो प्लाज्मा में घुल के जो 5 से 7% जाएगा उसको तो कोई तकलीफ है नहीं, उसकी कोई क्रिया होगी नहीं, आराम से प्लाज्मा में घुल गया और उसका ट्रांसपोर्ट हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया भाई कमेंट आप देख लो कि जो बी नंबर था अपन ने देखा कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में इसका भी अपने साथ साथ में ट्रांसपोर्ट कर दिया है, कर दिया ना। अब देखो, अब इस प्रक्रिया के द्वारा ये तो कहाँ चले जाएंगे, ये भी कूपिका क्षेत्र में चला गया और ये भी कूपिका क्षेत्र में चला गया, और वो प्लाज्मा में घूम के वो भी घुल के चला गया। अब ये कूपिका क्षेत्र में चले जाएंगे, लेकिन रिवर्सिबल प्रक्रिया के द्वारा वापस इसको अलग होना पड़ेगा, और जब वापस अलग हो गई और तो फिर अपने को वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होगा। वो कैसे होगा और किस तरह से होगा वो अपन आगे देखते हैं। तो चलो अपन आगे देखते हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव की जाएगी। ये अपन तीनों पॉइंट वहां वापस लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपन उत्तक क्षेत्रों से अपन ने किसी के साथ बैठा के किसी से क्रिया करवा के अपने कहाँ भेज दी, अपने कूपिका क्षेत्र में भेज दिए। अब वहां से अपने को आउट करना है, तो वहां से अपन आउट कैसे करेंगे, किस क्रिया से होगा आप देखना। अब आपने ये तो देख लिया कि प्लाज्मा में घुल के, किसमें, प्लाज्मा में घुलकर, और जो प्लाज्मा में घुलकर है वो तो कितना आएगा, वो आएगा 5 से 7%। ठीक है ना, इसमें तो कोई तकलीफ है नहीं, ये तो सीधी की सीधी कहाँ हो जाएगी, CO2 सीधी की सीधी आउट हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। CO2 सीधी की सीधी इससे प्लाज्मा में घुलनशील है, वो सीधी की सीधी आउट हो जाएगी। दूसरा नंबर अपन ने क्या देखा, दूसरा नंबर अपन ने देखा कि जो HBCO2, ठीक है ना, जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है इसके साथ जो संयोजित है वो है कितनी, जो 20 से 25% है, और उसको रिमूव करना है, वो कैसे होगा। और एक अपने को देखना है किसके रूप में, एक है जो है ये जो बना है सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको अपने कैसे रिमूव करेंगे, इस प्रक्रिया को अपने को देखना है। और ये प्रक्रिया आपको पता है ये तो कितनी 70% यहां से रिमूव होगा, ठीक है ना। तो यहां देखना, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से क्या होगा, यहां से एक तो होगा जो नाइट्रोजन है, जो ये सोडियम है, ये सोडियम तो हो जाएगा यहां से रिमूव, सोडियम तो यहां से रिमूव हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो सोडियम यहां से आउट होगा तो यहां से कौन इसके साथ अलग हो जाएगा, ये बाइकार्बोनेट आयन से ये हो जाएगा इसके साथ अलग, ये बाइकार्बोनेट अलग बन गया, ये बाइकार्बोनेट अलग बन गया और सोडियम अलग बन गया, सोडियम आउट हो गया, जो इसके साथ घुल गया और वो प्लाज्मा के साथ वापस अपने वो नियंत्रित करने का काम करेगा। अब देखो, अब जो ये बाइकार्बोनेट बना है, ये बाइकार्बोनेट से कैसे क्रिया होगी, किस तरह से होगी, इसको अपन देखते हैं। अब आपको ये पता है कि जो ये हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड घुली है, इसको अपन कैसे रिमूव करेंगे। अब देखना, अब पहली प्रक्रिया तो ये है कि यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा कि जो यहां से एक तो बनेगा क्या, जो HB है, ये HB क्या करेगा, अलग हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको पता है कि CO2 क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, CO2 क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो अब आपको पता है कि ये जो H इसके साथ बड़ा हीमोग्लोबिन के साथ,
ये इसके साथ पड़ा है तो ये इसके साथ जो रहेगा, ये इसके साथ कौन आएगी, ऑक्सीजन आएगी। इसके यहाँ से ऑक्सीजन तो आएगी वापस, अपने को पता है कि कुपिका क्षेत्र में कौन आएगी, ऑक्सीजन आएगी, और उसको अपने को वापस ऊतक क्षेत्र में ले जाया जाएगा, वो इसके साथ ही जुड़ेगा। अब देखना 97% इसके साथ जुड़ती है ऑक्सीजन। अब देखना जब ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगी तो अब क्या होगा, देखना अब होगा HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के साथ यहां पर क्या होगा, यहां पर देखना, यहां पर जो ये H था, ये जो H था, ये S क्या करेगा, यहां से इसको क्या हो जाएगा, ये इसके साथ एंटर हो जाएगा। ये किसके साथ एंटर हो जाएगा, ये यहां पर इसके साथ एंटर हो गए, यहां कर क्या कर लेगा, यहां पर CO2 बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा H2O। यहां पर जल बन गया और यहां पर CO2 बन गया। ये कैसे होगा, यहां से क्या होगा, H+ त्यागेगा। ये क्या त्यागेगा, H+ इसको देगा, और जब S+ इसको देगा तो यहां पर ये क्रिया होगी, H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। तो CO2 है ये तो रिमूव हो जाएगी, और जल है वो इस प्लाज्मा के साथ घुल के, और बाकी सारा है वो क्या होगा, थोड़ा बहुत है वो भी आउट भी हो सकता है हमारे श्वास के साथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है, यहां से CO2 आउट हो गया, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट के रूप में हो गया, और यहां पर ये है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा था, वो भी यहां से क्या हो गया, आउट हो गया। इस प्रक्रिया के द्वारा ऐसे है वो इसका क्या होता है, अपन ने कुपिका क्षेत्र से इसको CO2 को आउट कर दिया, ठीक है ना। अब देखना CO2 कितनी आउट होती है, CO2 100 ml, कितने ml, 100 ml यदि आपके पास रक्त है, 100 ml यदि आपके पास रक्त है, तो वहां पर 4 ml आप क्या, 4 ml आप क्या CO2 को रिमूव आउट कर सकते हैं, CO2 को क्या कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। इतनी मात्रा 100 ml रक्त के अंदर 4 ml CO2 आप आउट कर सकते हैं, उसका परिवहन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी क्षमता होती है CO2 के इस ब्लड के साथ आने की, ठीक है ना। अब देखना, अब जो संवातन का नियम है, जो नियमन है वो कैसे होगा। आपको पता है कि हमारे न्यूरल सिस्टम से और केमिकल सिस्टम दोनों प्रकार से क्या होता है, जो संवातन का है वो नियमन होता है। अब इसका कैसे नियमन होगा इसको अपन देखते हैं। अब जब नियमन की बात करें तो संवातन के नियमन की बात करें तो संवातन के नियम में कौन कौन कार्य करेगा, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट काम करेगा, इसकी बात करते हैं। अब है संवातन का नियमन, किसका नियमन, संवातन का नियमन। ब्रीथिंग जो है उसको रेगुलेट कौन करेगा, उसका नियमन कौन करेगा। अब संवातन के नियमन की बात करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अपने को पता है कि अपने मस्तिष्क का जो हिंड ब्रेन होता है, इस हिंड ब्रेन की पार्ट होते हैं 3, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और वो अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। अब देखना, आपको पता है कि पोन्स होता है, इस पोन्स के पास 2 सेंटर होते हैं। कौन से सेंटर होते हैं, 2 सेंटर होते हैं, ठीक है ना। एक सेंटर का तो नाम होता है, जो होता है, एक तो होता है न्यूमोटैक्सिक केंद्र। क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक केंद्र। एक होता है उसका नाम होता है एपन्यूस्टिक केंद्र, एपन्यूस्टिक सेंटर। तो ये 2 सेंटर होते हैं इसके पास, ये होते हैं पोन्स के पास। अब बात करते हैं किसके पास, मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास। तो मेडुला के पास कितने होते हैं, इस मेडुला के पास, अब देखना, मेडुला के पास एक सेंटर होता है, उसका नाम होता है RRC, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब देखना, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है
और इसको कंट्रोलिंग करने के काम ये काम करते हैं। अब इसके द्वारा हमारे फेफड़ों और जो EICM है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इस पे काम होगा। अब कैसे होगा, आपको पता है कि ये क्या होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं। एक मान के चलो, इमेजिन करो फेफड़े हैं और इस फेफड़ों के नीचे ये क्या है, डायफ्राम है। ये क्या है, डायफ्राम है। और आपको पता है कि यहाँ पर होती है पसलियाँ, यहाँ पर क्या होती है, पसलियाँ होती है। और इस पसलियों के मध्य आपको पता है कि यहाँ पर क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है। और ये जो संवर्धन में जो कार्य करती है वो 25% कौन करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स करती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं EICM के बारे में और ये डायफ्राम। अब देखना, इन दोनों के पास ये मैसेज भेजता है, कौन, डायफ्राम और EICM के पास ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर RRC जो है मैसेज भेजता है। और इसको मैसेज ये पीछे से मिलता है न्यूमोटैक्सिक केंद्र और अपन्यूस्टिक सेंटर, इनसे मिलता है। अब देखना कैसे होता है। अब जो अपन्यूस्टिक केंद्र है, कौन सा सेंटर है, अपन्यूस्टिक सेंटर, ये क्या करेगा, ये इसको कहेगा RRC को, किसको कहेगा, RRC को कहेगा। RRC को कहेगा कि आप क्या करो, इसमें संकुचन पैदा करो। किसमें संकुचन पैदा करो, इस डायफ्राम और EICM में क्या करो, संकुचन पैदा करो। क्या करो, संकुचन पैदा करो। संकुचन पैदा होगा तो आपको पता है इसका क्या, इसका जो वक्षीय आयतन है वो बढ़ जाएगा और अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, तो अंतःश्वसन आराम से बढ़िया से अच्छा सा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जो एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं वो ऐसी प्रक्रिया हो जाए, उसका न्यूमोटैक्सिक केंद्र है वो ज्यादा समय तक कार्य करता है। अब देखना, ये संकुचन का कार्य करेगा, ये 2 सेकंड तक कार्य करता है। कितने, 2 सेकंड तक। और बहिःश्वसन, ये अंतःश्वसन मतलब 2 सेकंड तक होता है और बहिःश्वसन 3 सेकंड तक होता है उसको। अब देखना, ये संकुचन 2 सेकंड तक होता है। और अपन्यूस्टिक केंद्र है, जो ये अपन्यूस्टिक केंद्र है, ये उसको कहेगा न्यूमोटैक्सिक केंद्र को, अब रुक जा। क्या कर जा, अब रुक जा, अब तूने संकुचन की क्रिया कर दी है, अब तू क्या कर जा, रुक जा। तो ये इस तरह से नियमन करते हैं। और ये रेस्पिरेटरी जो रिदम सेंटर है, इसके द्वारा EICM और डायफ्राम पर प्रभाव पड़ता है और इसमें संकुचन और अनुशीतलन की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, तो ये संकुचन की क्रिया होगी, क्या होगा, संकुचन। अपने को पता है संकुचन होगा तो क्या होगा, अंतःश्वसन होगा। लेकिन अंतःश्वसन जब फुल हो जाएगा तो बहिःश्वसन तो अपने को करना पड़ेगा, तो बहिःश्वसन का प्रेरण पैदा करता है। क्या करता है, तो ये बहिःश्वसन का प्रेरण पैदा करता है। बहिःश्वसन का, ये बहिःश्वसन का प्रेरण, बहिःश्वसन का क्या करता है, प्रेरण करता है। बहिःश्वसन का प्रेरण करता है। और ये जब कहेगा कि रुक जा, ये कहेगा कि रुक जा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये इसको आउट करेगा, गैसेस को आउट करेगा। इसका मतलब फेफड़ों में जब वक्षीय आयतन इसका कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, तो ये अंतःश्वसन की दर को वापस से बढ़ा देता है, अंतःश्वसन की दर को बढ़ा देता है। तो ये होगा अंतःश्वसन, अंतःश्वसन की दर, अंतःश्वसन की दर को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जो ये अपन्यूस्टिक केंद्र है ये इस तरह से कार्य करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ऐसे होगा इसका नियमन। अब देखना, एक और क्रिया होती है कि यहां पर माना कि एक RRC है, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास क्या होता है, जब आपको पता है कि हमारा रुधिर है, इस रुधिर के अंदर जब CO2 किसकी, CO2 की मात्रा जब बढ़ेगी तो H+ की मात्रा भी बढ़ जाएगी। और इन दोनों की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, आपको पता है कि एक हमारी होती है कैरोटिड, कौन सी, जो होती है कैरोटिड धमनी और महाधमनी, कैरोटिड धमनी और महाधमनी। कैरोटिड हृदय की होती है और महाधमनी अयोटा। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, ग्रही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्रही पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं और वो रिसेप्टर क्या करते हैं, वो रिसेप्टर जब इसके रुधिर में हमारे CO2 और H+ की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो ये इसकी बढ़ने से मात्रा क्या होगा, ये रिसेप्टर दौड़ेगा और यहाँ पर एक सेंटर होता है, इस सेंटर का नाम होता है रसायन संवेदी सेंटर। क्या होता है, रसायन संवेदी
सेंटर, और रसायन संवेदी सेंटर जिसको कहते हैं कीमो सेंसिटिव सेंटर। क्या कहते हैं? कीमो सेंसिटिव सेंटर। और कीमो सेंसिटिव सेंटर के ऊपर जब एक ग्राही दौड़ के आएंगे, कहेगी कि हमारे शरीर का जो रक्त है, इस रक्त के अंदर CO2 और H+ की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए आप जो है बहिःश्वसन ज्यादा करो, और अंतःश्वसन जो है बहिःश्वसन इसको आउट ज्यादा करनी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो हमारे रुधिर के अंदर बढ़ गई है। तो ये कीमोसेंसिटिव सेंटर है, ये कहेगा RRC को कि RRC अब जग जाओ, क्योंकि हमारे रुधिर के अंदर CO2 और H+ की मात्रा बढ़ चुकी है, इसको ज्यादा जल्दी इसको रिमूव करना है, इसलिए आप है वो अंतःश्वसन और बहिःश्वसन की जो दर है इसको आप बढ़ा दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये फिर कहाँ ये जो है न्यूमोटैक्सी के अंदर, न्यूमोटैक्सी का सेंटर इस पे प्रभाव डालेगा। एक होगा एपन्यूस्टिक के अंदर, एपन्यूस्टिक का सेंटर इस पे प्रभाव डालेगा, और इसके इनको ये संदेश देगा, और ये जब सक्रिय हो जाएंगी तो अंतःश्वसन और बहिःश्वसन की क्रिया भी जो जल्दी होगा। तो श्वसन दर को ये क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। श्वसन दर को क्या करते हैं? ये कीमोसेंसिटिव जो सेंटर है ये बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो इसका कोई हमारे जो है श्वसन दर पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, श्वसन दर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव है वो नहीं देखा जाएगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा जाएगा। लेकिन इस पे ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा, किस पे? जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो इस पे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। तो अपन ने आज इस प्रकार देखा कि CO2 का किस प्रकार से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और इसके साथ अपन ने देखा कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसके साथ उनका कैसे समातन का नियमन होता है। अब अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि अपन क्या श्वसन तंत्र की जो आकार की इसके बारे में बात करेंगे।